हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत इसके पॉलिटिकल मैप को देखा था। अब हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत उसके भौतिक विभाजन में पश्चिमी एशिया के अंतर्गत बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ देशों को देखा था, जैसे इसराइल, जॉर्डन और बहुत से देशों को देखा था और उनकी सीमा जो एशिया और यूरोप से लग रही है, एशिया अफ्रीका से लग रही है, उनको हमने देखा था। अब हम आइए एशिया महाद्वीप के अंतर्गत और महत्वपूर्ण चीज़ों को बात करते हैं। तो हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत देखते हैं, जो एशिया महाद्वीप है इसमें हम बात करते हैं लेबनान। इसमें जो पश्चिमी एशिया की बात हो रही है, इसमें बात हो रही थी लेबनान देश की। लेबनान की अवस्थिति देखेंगे तो ये हमारा इसराइल है और इसी के ऊपर अवस्थित है लेबनान। इसराइल का पार्ट है या गोलन हाइट्स, ये पार्ट है गाजा पट्टी का, गाजा। तो यहाँ पर स्थित अवस्थिति है जॉर्डन देश की। तो लेबनान की बात करते हैं। लेबनान की जो राजधानी है बैरूत कहा जाता है। इसराइल और लेबनान के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इसराइल जो निर्मित पेजर था, उसके विस्फोट से लेबनान में कई व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो यह चर्चा का विषय लेबनान बना हुआ था। तो लेबनान में बात करते हैं। भूमध्य सागरीय तटीय देशों में सबसे छोटा देश है। भूमध्य सागरीय तटीय देशों में छोटा देश है। और दूसरा इस पर देखते हैं तो इस पर तुर्की का अधिकार था। बाद में इस पर तुर्की का अधिकार था। इसके पश्चात फ्रांस का अधिकार हो गया लेबनान पर। फिर उसके बाद 1941 में यह एक स्वतंत्र देश बना, स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। लेबनान के उत्तरी तट के सहारे त्रिपोली का मैदान अवस्थित है। इसके अगर आप मैप में देख रहे होंगे स्टूडेंट प्लस में, तो त्रिपोली का मैदान आपको दिखाई पड़ा होगा। लेबनान के उत्तरी तट पर आपको त्रिपोली का मैदान दिखाई पड़ा होगा। और दक्षिणी तट पर आप अगर देखेंगे, दक्षिणी तट पर देखेंगे तो सिडॉन व टॉयर का मैदान दिखाई देगा। किसका? सिडॉन व टॉयर का मैदान। फिर इसी में बात करते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक पॉइंट निकल कर आता है, प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण पूर्व का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी जाती है लेबनान को। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर प्राकृतिक सौंदर्यता पाई गई। यहाँ पर कम विकास हुआ है, निर्वनीकरण कम हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक चीजें अधिक आपको दिखाई पड़ती हैं। फिर इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अंतर्गत कृषि होती है, जैतून, मक्का, अंगूर कृषि, तंबाकू। इसमें अगर कृषि की बात करें, अंगूर, मक्का, जैतून, तंबाकू की बड़े पैमाने पर यहाँ पर कृषि होती है। यहाँ पर खनिजों का अभाव है, लेकिन पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। जो खनिज का अभाव है यानी कि नहीं पाया जाता, और यहाँ पर पेट्रोलियम गैस की अवस्थिति, पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं। लेबनान को विश्वविद्यालय का महाद्वीप कहा जाता है। एक पॉइंट और निकल के आता है लेबनान के अंतर्गत, विश्वविद्यालय का देश कहा जाता है। ये लेबनान की पूरी चर्चा हुई, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत बात करते हैं सीरिया की। अब हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया के अंतर्गत सीरिया की, जिसकी राजधानी दमिश्क है और यह एशिया प्लस यूरोप के संगम क्षेत्र पर अवस्थित है। और जो सीरिया है यह 1946 ईस्वी में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ, यानी कि 1946 में सीरिया आजाद हुआ और एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। यह सीरिया की बात होती है। फिर इसी में देखते हैं कृषि एवं पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। कृषि एवं पशुपालन प्रमुख व्यवसाय
और अगर प्रमुख खाद्यान्न देखेंगे तो कृषि में तो गेहूं प्रमुख खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलें जो है सबसे ज़्यादा वो गेहूं की है। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, सीरिया में भी बड़े पैमाने पर फल है, जैतून है, सब्जी का उत्पादन किया जाता है। और सीरिया के पूर्वी भाग में यूफ्रेटस नदी गुजरती है, यहीं पर स्थित है सीरिया, ऊपर की ओर, यहीं से पूरब की ओर से यूफ्रेटस नदी गुजरती है। यूफ्रेटस नदी पर ही तबका बांध बनाया गया है, जो कि सीरिया में होती है। तबका बांध बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। पश्चिमी एशिया के अंतर्गत टर्की की बात करते हैं। हमने टर्की की थोड़ी सी बात की थी। इसी एशिया माइनर का पठार कहा जाता है और यह एशिया यूरोप के मध्य में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वह अंकारा है। इसे एशिया माइनर का पठार कहते हैं या अनातोलिया का पठार कहते हैं। हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था, इसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था और यहाँ पर राहत सामग्री को भिजवाया था, जिससे बड़े पैमाने पर भूकंप की जो उपशमन क्षमता होती है उसको कम किया गया। यहाँ पर राहत सामग्री में मेडिकल किट हुआ, बड़े पैमाने पर भोज्य पदार्थ हुए, ये सब भारत ने इसके मदद किया था ऑपरेशन दोस्त के रूप में। फिर तुर्की में देखते हैं तो तुर्की में काला सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर का अंग एजियन सागर अवस्थित है। दोनों सागरों के मध्य मरमरा सागर अवस्थित है और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो बास्फोरस जलसंधि, जब हमने सीमा बता रहा था, सीमा के अंतर्गत हमने बताया था जो काला सागर है और जो मरमरा सागर है उसको जोड़ने का काम करता है बास्फोरस जलसंधि। और इसको जब ट्रिक से याद करते हैं तो हम याद रख लेते हैं कम। अब पूछ लिया जाए कि बास्फोरस जलसंधि किन सागरों को जोड़ती है तो हम याद रखेंगे कम, काला सागर और मरमरा सागर। फिर इसी में नेक्स्ट बात करते हैं बास्फोरस जलसंधि, आप लोग इसको नोट कीजिए। और जो बास्फोरस जलसंधि है ये एशियाई तुर्की को यूरोपियन तुर्की से अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बास्फोरस जलसंधि। फिर इसी में देखते हैं इसी जल संधि पर इस देश की राजधानी इस्तांबुल नगर अवस्थित है। ये अंकारा नहीं इस्तांबुल होता है, सॉरी इसके लिए आप लोग सही कर लीजिएगा। कहाँ पर अवस्थित है? जो जल संधि है बास्फोरस जल संधि, इसी पर ही इस्तांबुल नगर की अवस्थिति है, बास्फोरस जल संधि पर। फिर इसी में देखते हैं तुर्की के लोग कमाल पाशा को अतातुर्क मानते हैं क्योंकि इन्होंने इस्लाम की कट्टरता के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। कमाल पाशा को अतातुर्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रपिता, तुर्की कमाल पाशा को अतातुर्क कहते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद होगा क्या? राष्ट्रपिता। जैसे हमने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित किया है, इसी प्रकार से कमाल पाशा को अतातुर्क की संज्ञा दी जाती है तुर्की में। तुर्की के पूर्वी भाग में विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील वॉन झील अवस्थित है। पूरब में वॉन झील की अवस्थिति है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट साल्टेड लेक है, सेकंड लार्जेस्ट साल्टेड लेक है। फिर इसी बात करते हैं ईरान की। ईरान देश की बात करते हैं, इसकी जो राजधानी देखते हैं वो तेहरान। और ईरान में ही देखते हैं सऊदी अरब के बाद ईरान पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादन करता है, पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा देश है और ईरान जो देश है यह हार्मुज जलडंबू मध्य पर अधिकार रखे हुए है
वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे जो हार्मुज जलमडमरू मध्य है, हार्मुज जल संधि, उस पर ही ईरान का अधिकार हो गया है, जिससे बड़े पैमाने पर जहाज के आवागमन का अवरोध उत्पन्न हो रहा है। फिर इसी में देखेंगे तो यहाँ तेल उत्पादक क्षेत्र जो है, तेल उत्पादक क्षेत्र लाली, अगासरी, हफ्ते केल केरनशाह, हफ्ते केल केरनशाह और गजरासन है। ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, लाली, अगासरी, हफ्ते केल केरनशाह और गजरासन। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कुवैत की। अब कुवैत देश की राजधानी देखते हैं तो कुवैत सिटी होता है। और यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे भारत के 8 नेवी के जवान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, परंतु जो भारत के राजनयिक हैं, राजदूत, उन्होंने इसके फांसी की सजा को समाप्त करवा दिया था। कुवैत जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। थर्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंट्री इन एशिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी में बुरखान पहाड़ी यहाँ का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। बुरखान पहाड़ी। फिर कुवैत के बाद हम देखते हैं इराक की बात करते हैं। इराक की राजधानी देखेंगे तो बगदाद। इराक है जो इसका तेल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। विश्व के पेट्रोलियम का लगभग 4% यहाँ से किया जाता है। यहाँ पर किरकुक तथा जुबैर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह 5 स्टार का सवाल हो जाता है। इसमें जो किरकुक है वह पूछा जा चुका है हमारी परीक्षा में कि किरकुक जो है वो किस देश का तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो इराक का तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब पश्चिम एशिया जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। आप लोग मैप खोलेंगे उसमें लिखा हुआ दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इसे हम आसियान देशों का समूह भी कहते हैं। एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देशों का समूह है। इसमें कुल 11 देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कुल 11 देश हैं। कौन कौन से अगर 11 देश की लिस्ट बनाएं तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, 11वां लेटेस्ट कंट्री है तिमोर लेस्टे। ये साउथ ईस्ट एशिया के 11 देश ऐसे हैं जो कि आसियान कंट्री में भी शामिल है, आसियान ग्रुप में शामिल भी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हिंद चीन प्रायद्वीप और द्वीप समूह साउथ ईस्ट एशिया को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। एक हिंद चीन प्रायद्वीप और दूसरा वितरण कर देते हैं द्वीप समूह में। और द्वीप समूह हम जानते हैं एक आता है इंडोनेशिया और एक आता है फिलीपींस। और हिंद चीन प्रायद्वीप के अंतर्गत हम देखते हैं तो ब्रिटिश हिंद चीन प्रायद्वीप और फ्रेंच हिंद चीन प्रायद्वीप आ जाएगा।
ब्रिटिश चीन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन आएगा? म्यांमार, जिसका पूरा नाम बर्मा। दूसरा फ्रेंच चीन प्रायद्वीप, जिसमें कौन कौन आ जाएगा? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो हमने देखा जो साउथ ईस्ट एशिया उसको दो भागों में हमने बांट लिया, एक हिंद चीन प्रायद्वीप, दूसरा द्वीप समूह। द्वीप समूह में हमारा इंडोनेशिया द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह। हिंद चीन प्रायद्वीप को भी हमने दो भागों में बांट लिया, एक ब्रिटिश चीन द्वीप समूह, एक ब्रिटिश चीन, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंच चीन प्रायद्वीप। इसमें हम देखते हैं तो हिंद चीन प्रायद्वीप या ब्रिटिश चीन प्रायद्वीप, जब ब्रिटिश चीन प्रायद्वीप ब्रिटिशर्स का अधिकार था बर्मा पर, तो इसको ब्रिटिश चीन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फ्रेंच चीन प्रायद्वीप, इसमें लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। अब इसमें बात करते हैं हम म्यांमार देश की। म्यांमार देश की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं म्यांमार देश की। नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको पार्ट 2 है ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।